हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम करेंगे रीट 2011 का पेपर, जो कि हमारी रीट पर ही होने जा रही है। उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले तो क्या है कि एक ही पेपर होता था कि एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 ही नंबर के। लेकिन अब क्या है कि जो पहले एक पेपर होता था उसको क्या कर दिया गया है, प्री पेपर कर दिया गया है। तो इस प्री पेपर में क्या है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 185 नंबर के। उसमें क्या कि जनरल वालों को 90 नंबर लाने और अदर स्टेट वालों को तो 90 नंबर। और जो भी राजस्थान के कैंडिडेट्स है, ओबीसी में है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उनको क्या है कि 82.5 यानी कि 82.5 नंबर लेने अनिवार्य है। तो सबसे पहले करते हैं कि 2011 का ये पेपर है। हम करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पेपर सॉल्यूशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि विद्यालय शब्द में है, यानी कि विद्यालय स्वर में कौन सा संधि है, तो विद्यालय स्वर में है, शब्द में है स्वर संधि। स्वर संधि क्यों है कि विद्यालय का विद्या प्लस आलय, इसमें कौन सी संधि है, दृढ़ संधि है। स्वर का स्वर में मेल होने पर जो विकार यानी कि जो विकार या जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि आ प्लस आ का मेल है, कौन सा मेल है, आ प्लस आ यानी कि विद्या प्लस आलय। इन दो स्वरों से क्या बना है, आमना है, अतः दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में क्या है कि ए या आ के बाद क्या, ए या आ आने पर दोनों के योग से क्या बनता है, आ बनता है। तो क्या बना है यहाँ पे, विद्या प्लस आलय, यानी कि मूल शब्द निकलना अनिवार्य होता है, भले ही संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो। तो हमें क्या है कि सबसे पहले मूल शब्द निकालना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, पो प्लस अन, यानी कि पो प्लस अन, ये रहेगा 3 नंबर। यानी कि इसमें भी क्या है कि स्वर संधि है, और स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है, कौन सा प्रकार है, तो ये है अयादी संधि। कौन सी संधि है ये, स्वर संधि का 5वां प्रकार है, वो अयादी संधि है। इसमें अयादी संधि में क्या है कि ओ औ के बाद ओ औ को छोड़कर भिन्न स्वर आने पर ओ का औ एवं ओ का आओ हो जाता है, तथा उत्तर पद का क्या है कि स्वर उसमें जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या है कि पवन में पो प्लस अन, यानी कि ओ के बाद ओ से भिन्न स्वर ए आया है, इसलिए क्या है कि ओ का औ हो गया। इसमें क्या है कि पो प्लस अन यानी कि पवन। मैंने कि परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आप क्या कि उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हिंदी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में एक वचन होते हैं, दो वचन होते हैं, या 3 वचन होते हैं, या अनगिनत होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का बहुवचन होगा, आगरा शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा। ये देखो, आगरे होगा, आगरो होगा, या आगरे यानी कि टिक वाला होगा, या बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा शब्द का क्या है कि कोई भी बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि आगरा क्या है, एक शहर है, और शहरों के नाम बहुवचन नहीं बनते। यानी कि कोई भी शहर हो उसके क्या है, उसके नाम के क्या है, कोई बहुवचन नहीं बनते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या पदबंध। तो क्या कहते हैं, जिन शब्दों के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई विकार या कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अविकारी शब्द या अव्यय कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, यानी कि तृष्णा, तिरिष्णा, तृष्णा या तृष्णा। तो इसका सही यानी कि शब्द है, इसका क्या है कि सही रूप का चयन करना है, तो सही रूप कौन सा होगा हमारा, तृष्णा। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यानी कि तृष्णा होगा। लेकिन ये क्या है कि 2022 के अंदर क्या है कि शब्द शुद्धि वाले शब्द नहीं दिए गए थे, ये टॉपिक के पहले हैं। तो अभी जो भी थोड़ा मोटा कोई सिलेबस में चेंज बदलाव होगा तो भी शब्द शुद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन 2022 के अंतर्गत क्या है कि कोई शब्द शुद्धि वाले शब्द नहीं दिए गए हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा,
कविया, कवि, कवयित्री या कवियत्री। तो कौन सा होगा सही शब्द? स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा कवि का? कवियत्री। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जब स्त्रीलिंग, जब कोई मान लो कि संज्ञा है वो स्त्री जाति का बोध कराए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। कवि शब्द पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री। कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो कौन सा कहलाएंगे? तत्सम। यानी कि अभी क्या है कि जो 2022 के अंतर्गत पेपर हुआ था 21 और 22 वाला था, उसमें क्या है कि तत्सम तद्भव टॉपिक को हटा दिया गया था और शब्द शुद्धि वाले टॉपिक को भी क्या है हटा दिया गया। तो इनसे क्या है कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों के अतिरिक्त जो शब्द विशेष देश या स्थान या सभ्यता गढ़ लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस समास में समास में दोनों शब्द यानी कि प्रथम और द्वितीय दोनों प्रधान हो तो हम उस समास को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? हमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों शब्दों की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। ये समास तथा, क्योंकि इस समास में क्या है कि तथा या और इत्यादि या अथवा समुच्चय बोधक अवयवों के लोप कर देने से शब्द बनता है। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है: इत्तरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। क्योंकि द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई और झगड़ा, यानी कि दिन और रात। ऐसे शब्द कहीं पर भी दिखे तो वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। फिर नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो कौन सा होगा? ये 4 नंबर क्या रहेगा? क्वेश्चन सही है। 4 ऑप्शन क्या है कि सही होगा। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यही है। फिर एक अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द कौन सा रहेगा? विरक्त। व्याख्या के तौर पर देखें तो अनुरक्त का अर्थ होता है आसक्त होना, विरक्त का अर्थ होता है आसक्ति रहित होना, आरक्त का अर्थ होता है हल्का लाल, निरक्त का अर्थ होता है हिंदी में कोई सार्थक शब्द नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तो कौन से है कि शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, धृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें क्या कि सभी शब्द तत्सम है? तो कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या सही होगा। यानी कि शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये शब्द क्या कि सभी तत्सम है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो कुरूप, कुशल, कुक्रम, कुचाल। तो इसमें क्या है कि सब मतलब उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो चाहे कोई भी शब्द हो, यानी चाहे संधि हो समास हो, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि मूल रूप यानी कि मूल शब्द निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? मूल शब्द निकलना चाहिए। जैसे कि कुरूप, रूप कैसा है? कु यानी कि क्रम, अलग मूल रूप मूल शब्द निकल रहा है कुचाल। लेकिन कुशल के अंतर्गत क्या है? कोई मूल शब्द नहीं निकल रहा है, तो ये इसका क्या है कि कुपसर्ग नहीं है। तो कुशल के अंतर्गत क्या है कि कोई उपसर्ग नहीं है। फिर है कि कुशल शब्द में कुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ क्योंकि कुशल एक पूर्ण शब्द है। कुपसर्गार्थ होता है बुरा, जैसे कुरूप ये अच्छो रूप को नहीं, कुक्रम यानी कि अच्छा क्रम को नहीं, कुचाल यानी कि अच्छे रंग ढंग चाल को नहीं, उपसर्ग को प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यय टॉपिक इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो इसमें क्या है कि इस प्रश्न में विकल्प 1 और 2 दोनों क्या सही है। पुजारिन शब्द में पुजारी मूल शब्द है। मैंने क्या कहा था कि मूल शब्द निकालना है। पुजारिन क्या है? पुजारिन। तो इसमें क्या है कि पुजारी मूल शब्द है और इन प्रत्यय है। कठिन में क्या है कि कंठ मूल शब्द है और इन क्या है? प्रत्यय है।
तो चिन्ह एवं मीन में कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची और हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, क्रमधारयत्व समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास या द्विगु समास। तो उसे हम क्या कहेंगे, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और दूसरा पद क्या हो, कोई किसी विशेष समूह का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे सप्ताह, सप्ताह एंड सप्ताह, साप्ताहिक या मासिक, कोई भी हो, यानी कि सप्ताह शब्द है उसमें क्या है कि संख्यावाची पद भी है और एक समूह का भी क्या है, बोध करा रहा है। तो द्विगु समास में क्या है कि पहला पद संख्यावाची होता है और द्विगु समास में द्वितीय पद की क्या होती है, प्रधानता रहती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो इसमें क्या है कि नर नारी में क्या है कि नर और नारी, क्या है कि नर और नारी, इस समास में क्या है कि दोनों पदों में क्या रहती है, प्रधानता। इस समास में क्या है कि और, एवं इत्यादि या अथवा योजक अवयवों का क्या रहता है, लोप रहता है। फिर नेक्स्ट है कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इसमें क्या है कि बहुवीर्य समास है गणेश। अंधकूप, अंधा है जो कूप, तो इसमें कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ या शरण को आगत है, तो इसमें कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष समास। फिर है कि नगर में रहने वाला को कहा जाता है, यानी कि कोई भी नगर में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शहरी, नागर, नगर बद्धू, नौकर, तो उसे हम क्या कहेंगे, नागर, क्या कहेंगे हम उसे, नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शीशों में, लोहा में, लकड़ी में या पुस्तक में। तो लकड़ी, लोहा, पुस्तक, ये क्या है कि एक जाति का बोध करा रही है, लेकिन शीशव क्या है, एक अवस्था है, तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो शीशव शब्द में क्या है कि जातिवाचक संज्ञा ना होकर क्या एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि एक अवस्था की बातें कही गई है। जिन शब्दों में व्यक्तियों या पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार का बोध हो तो उन्हें क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या समूह का बोध कराए तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, पुस्तक, लकड़ी, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, यानी कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा स्टेशन घर से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निशार खेलता है। तो इसमें कौन सा संप्रदान कारक है, तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। फिर है कि जिस वाक्य में क्रिया किसी उद्देश्य को लेकर संपन्न की जाती है, यानी मान ली कोई भी काम करना रहा है तो आप लोग क्या है कि एक उद्देश्य है, राजा के निर्धन कंबल देने ला रहे हो क्योंकि गरीब है, उनके पास क्या है कि कोई किसी प्रकार की सुविधा न होने के कारण क्या है कि वो कंबल नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या है कि राजा ने उनको कंबल दान दे दिए हैं। या फिर किसी को कुछ देने का भाव, वहाँ क्या है, संप्रदान कारक होता है, विधान होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है कि के लिए, के वास्ते या को होता है। राजा ने निर्धनों को क्या किया, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो वाक्य में क्या है कि देने का भाव है, अतः क्या है कि संप्रदान कारक है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम वह स्वतः ही जान जाएगा, तो क्या है कि निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष में, अन्य पुरुष में निजता का बोध कराता है उसे, अथवा जिससे स्वयं का बोध हो, निज सर्वनाम कहलाता है। यहाँ वाक्य में क्या है कि वह स्वयं के साथ स्वतः शब्द प्रयुक्त होने के कारण क्या है कि निजवाचक सर्वनाम आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, यानी कि संयुक्त क्रिया है उसका उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर रहेगा। ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है वह क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त मेल हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है। यहाँ क्या है कि इस वाक्य में क्या है कि पढ़ना, आना एवं करना 3 क्रियाओं के संयुक्त अर्थ जाने पर एक क्रिया का अर्थ निकल रहा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा होता है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता एवं अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य एवं एक विधेय एक ही क्रिया हो। सरल या साधारण वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें क्या कि एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल एवं साधारण वाक्य। इसमें क्या है कि सरल या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य यानी कि कर्ता, एक विधेय एवं एक ही क्रिया होती है। वाक्य में जिसके बारे में, यानी कि कोई भी वाक्य है, अगर हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हम उद्देश्य। एवं जिसके बारे में कुछ कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन का, खरीदारी का, घूमना या बाजार। तो इसमें इस वाक्य में उद्देश्य क्या है कि मोहन। वाक्य की क्या क्या होते हैं? दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए यानी कि कर्ता, या अगर हम कर्ता के बारे में कुछ कहें तो वो कौन क्या होगा? हमारा उद्देश्य हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ का मेन कर्ता कौन है? मोहन है, तो उद्देश्य क्या रहेगा? मोहन। लेकिन जिसके बारे में यहाँ के मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अतः मोहन क्या उद्देश्य है। लेकिन सॉरी, यानी कि मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न में से मिश्र वाक्य है। निम्न में से मिश्र वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो इसमें क्या है कि मिश्र वाक्य ये रहेगा। मैंने सुना है, एक हो गया काम। दूसरा कि नीना पास हो गई है, दो काम, दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है। यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ किससे होता है? कि जो, जिसे, जिसने, जिसका, जिसकी आदि। यानी कि इसमें क्या कहा है कि मैंने सुना है, ये क्या है कि आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ। ये देखो कि नीना पास हो गई है, यहाँ पे की क्या है? आश्रित उपवाक्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी कथन है उसको उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विषयवाचक चिन्ह का, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, प्रश्नवाचक चिन्ह का या निर्देशन चिन्ह का। तो किसी के कथन को उद्धृत करते हैं तो उस समय क्या कि अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह के द्वारा करते हैं। कौन सा लिखेगा? ये ऐसा, हम कुछ चीज़ें होते हैं उसको ऐसे ऐसे लिखकर ऐसे ऐसे कर देते हैं ना। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 तो इसमें क्या है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? इसमें ये बोला गया है। तो सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? कि जो पत्र आया है कहाँ है। यहाँ पर क्या है कि ये लग गया, यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। यहाँ पर ये लगा दिया और ये भी कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। पेपर के अंतर्गत क्या है कि थोड़े से आरामदारी से, थोड़े से ध्यान से अगर पेपर करते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे बिना पढ़े हुए भी क्या कि हम उनको हमारे सेंस के आधार पर क्या कि हम सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। यानी कि शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। तो मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया शेर को देखकर, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। शेर न देखता है तो नानी याद आ जावे भी। प्राण सूख जाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत डर जाना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। सही मुहावरा नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो इसका सही मुहावरा कौन सा है? आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। फिर है कि हाथ न आना मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में न आना,
बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। तो इसमें क्या है कि पकड़ में नहीं आना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड में सिर फिर जाने का अभिप्राय है। इनके सिर फिर जाने का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सिर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाने का अभिप्राय है कि अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है कि अहंकारी हो जाना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लाक्षणिकता। मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है, जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर भी अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर देता है। थैंक्स सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। भी नेक्स्ट वीडियो है वो मान लो कि किस टॉपिक पर बात करें और कौन से ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करें, हिंदी वाला करें या साइको का करें या मैथ का करें या ईवीएस वाला करें। तो कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो।